हाय एवरीवन। हम जब भी किसी किताब में पढ़ते हैं शौर्य और राजाओं के शौर्य के बारे में, तो हमें पता चलता है कि उसमें सिर्फ मुगल्स ही थे। या हम मराठा के बारे में पढ़ते हैं, या हम मेवाड़ के राजा के बारे में पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं, और ब्रिटिश एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने हम पर कई सालों तक गुलामी करा। पर आज जो कहानी है वो थोड़ा अलग है। वो एक खूबसूरत से राजा के ऊपर है, जो कि सिर्फ वेलर के लिए नामचीन नहीं है। उनके पास और भी कई तथ्य हैं उन्हें जानने के लिए, उनके शौर्य को निहारने के लिए। तो कहानी यहीं से चालू करते हैं, और चैप्टर का नाम है चैप्टर 9, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स क्यों? क्योंकि जब मौर्य वंश का विध्वंस हुआ, तो उसके बाद जो पावर है, जो ताकत है, वो दो हिस्से में बटी। एक हिस्सा था साउथ का, जिसमें सतवाहनाज रूल करते थे, जिसको दक्षिण पथ भी कहते हैं। और दूसरा हिस्सा है नॉर्थ का, जहाँ पे कुशान्स लीड कर रहे थे। कुशान्स का विध्वंस के बाद मुरुंडा आया, और दोनों के विध्वंस का देन है गुप्ता एम्पायर। हम इस चैप्टर में गुप्ता एम्पायर के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। अरविंद एक बच्चा है जिसको चूज किया जाता है एज ए राजा का रोल प्ले करने के लिए। तो वो पूरा खुश होता है, उसको मालूम होता है कि राजा जो सुंदर वस्त्र पहनते हैं, अपने मूंछ को तान करके, छाती चौड़ी करके, और रास्ते पथ पर चलते हैं अपने हाथ में तलवार लिए। वो पूरा खुश होता है कि ऐसा शौर्यपूर्ण काम मिलेगा उसे। पर उसे कहा जाता है कि तुम स्टेज में जाकर के बैठो, वीणा बजाओ और पोएम्स गाओ। वो कंफ्यूज हो जाता है कि राजा तो मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, हाउ इज इट पॉसिबल, हो क्या रहा है। हम आज उसे एक ऐसे राजा के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है महाराज समुद्रगुप्त, जो कि मगध पर राज कर रहे थे। महाराज समुद्रगुप्त के बारे में हमें प्रशस्ति में लिखा हुआ मिलता है। प्रशस्ति एक टाइप का इंस्क्रिप्शन है, जो कि हमें अशोकन पिलर के पास मिला, जहाँ पे लिखा हुआ है समुद्रगुप्त के वैलर के बारे में, जिसको लिखा है समुद्रगुप्त के ही कोर्ट के एक पोएट ने, या फिर एक मिनिस्टर ने, जिनका नाम है हरिसेन। तो हरिसेन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिनकी वजह से हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानने को मिल रहा है। वो जो इंस्क्रिप्शन है उसमें कविता के माध्यम से बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि गुप्ता डायनेस्टी 320 सीई से 550 सीई तक चला। खत्म कहाँ हुआ था? सतवाहना डायनेस्टी, जो कि 2nd सेंचुरी बीसीई से 3rd सेंचुरी सी तक चला। उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी आया, और गुप्ता डायनेस्टी के पहले रूलर थे श्री गुप्त, जिनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि उन्होंने बहुत काम नहीं किया है। ठीक है, उनके बाद आते हैं समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त वन। इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे, पर फिलहाल के लिए इतना जानना काफ़ी है कि प्रशस्ति का मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, मतलब कि इन अच्छाई गिनवाने के लिए, समुद्रगुप्त की अच्छाई को जानने के लिए। प्रशस्ति एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है। जिस प्रकार हमने सतकर्णी राजा के बारे में जाना, जो कि सतवाहना रूलर थे, सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, उनके कई टाइम के बाद आए हैं गुप्ता एम्पायर। ठीक है, और एक कमाल का बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने कई सारी विजय पताकाएं फहराई है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जितने के भी किंगडम्स आपको दिख रहे होंगे, ये मल्लाका, कोसाला, सूरसेन, अवंती, अश्मका, गांधार, कंबोज, मगध, अंग, ये पूरा नॉर्थ में, पूरा का पूरा नॉर्थ में गुप्ता एम्पायर का ही रूल था। ये सारे महाजनपद समुद्रगुप्त के द्वारा जीते गए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। और तो समुद्रगुप्त का प्रशस्ति, लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्त प्रशस्ति टेल अस। देखते हैं प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है। प्रशस्ति में उनको ग्लोरीफाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, जैसे वो एक महान योद्धा थे, उन्होंने कई सारी विजय जीती थी, साथ ही साथ वो कमाल के पोएट भी थे और बहुत अच्छा वीणा भी बजाते थे। उनको भगवान की संज्ञा दी जाती थी उनके लोगों के द्वारा, क्योंकि वो एक अच्छे रूलर थे। प्रशस्ति जो है वो लंबे लंबे वाक्य से बनाए गए, लंबे लंबे वाक्य लिखे गए हैं।
उसमें उनकी खूबसूरती को लेकर के ये लिखा गया है कि उनके शरीर पे कई सारे दाग थे। कैसे दाग? कुछ स्वॉर्ड्स के, कुछ स्पाइक्स के, कुछ एरोस के। उन्होंने युद्ध में कमाए थे और वो काफी खूबसूरत थे। अगर आप मैप 7 को देखेंगे जो कि पेज 87 में है, तो आपको पता चल जाएगा कि उनका रूल कैसे ग्रो हुआ है। मैप दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, ये पाटलिपुत्र, नालंदा, प्रयाग, कन्नौज, मथुरा, थानेसर। थानेसर के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, जहाँ पे हर्षवर्धन का रूल था। तो यहाँ से पढ़ते हैं पहले। You will find areas marked in purple and blue as well. This map is based on the information provided by the प्रशस्ति। प्रशस्ति के अकॉर्डिंग हम लोग जानेंगे कि कौन से जो राज्य है वो कैसे जीते गए थे। रूलर्स ऑफ आर्यवर्त। The area shaded in green on the map, here are the 9 rulers who were uprooted and their kingdoms were made part of the Samudragupta Empire. कौन सा कलर बोला है? ग्रीन। ये जो एरिया है, कनौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र और नालंदा, ये जो रीजन है, यहाँ पे 9 रूलर हुआ करते थे। इन 9 रूलर को हरा करके, इन जनपद को हड़पा करके समुद्रगुप्त यहाँ के राजा बने। ठीक है। ये पूरा जो एरिया है इसको आर्यवर्त कहा जाता था। रूलर्स ऑफ दक्षिण पथ, एंड देयर वर 12 रूलर्स। सम ऑफ दोस कैपिटल्स आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स ऑन द मैप। दक्षिण पथ के जो रूलर्स थे, ये जो है दक्षिण पथ माने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का जो रीजन हो गया, ये यहाँ पे जो है क्या हुआ था कि सारों ने समुद्रगुप्त को सरेंडर कर दिया था। मतलब सब पहले ही समुद्रगुप्त से हार चुके थे, क्योंकि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। इन्होंने अपने घोड़े को छोड़ा था अलग अलग राज्य से गुजरने के लिए, और जिन राज्यों ने रोका, समुद्रगुप्त ने उन राज्यों को तबाह कर दिया। मतलब उनको जीत लिया, उनको फतह हासिल कर लिया। और उसके बाद जिन राज्यों ने लड़ना सही नहीं समझा, उन्होंने सरेंडर किया, और समुद्रगुप्त ने फिर उनको राज्य करने का रूल का परमिशन दिया। Inner circle of the neighboring states including Assam, coastal Bengal, Nepal and a number of Gansangs। ठीक है, ये जो कि आपके चैप्टर 5 में था, उन्होंने हार पहले ही मान ली थी। वो ट्रिब्यूट ला करके देते थे, मतलब कि जो भी ज़रूरत होती थी समुद्रगुप्त के एम्पायर को चलाने के लिए, वो लोग हेल्प करते थे, एज इन बताने के लिए। ये जो रीजन हो गया ना, ये वाला रीजन जो है यहाँ पे, इन्होंने पहले ही हार मान लिया था, तो समुद्रगुप्त को ये आकर के ट्रिब्यूट देते थे, अलग अलग गिफ्ट्स ला करके देते थे। द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप परहैप्स द डिसेंडेंट्स ऑफ द कुशान्स एंड साकाज एंड द रूलर्स ऑफ श्रीलंका। तो जो भी आउटलाइंग एरियाज में है, जो ब्लू कलर में है, ये जो गांधार हो गया, या ये वलावी हो गया, गांधार, वलावी, और साउथ में श्रीलंका का जो रीजन हो गया, इन लोगों ने भी हार मान लिया और इन्होंने कहा कि आप हमारी बेटियों से शादी कर ले। ये उस टाइम पे एक रूल था, ताकि कोई भी एक दूसरे के खिलाफ युद्ध ना कर सके। ठीक है। ये तब कब हुआ? ये जब हुआ जब कुशान और साकाज हार गए थे। अब कुछ सवाल है, जैसे कि उससे पहले ये देख लो, ये एक सेकंड में दिखाता हूँ। यहाँ पे 8 टाइप का कॉइन्स था समुद्रगुप्त के रेन में। ठीक है। एक में था कंचा, दूसरे में अश्वमेध, तीसरे में सफायर, आर्चर, बैटल एक्स, फिर ये है लिरिक्सिस्ट, किंग्स एंड क्वीन, टाइगर स्लेयर। ये सब समुद्रगुप्त है। इन्होंने जब टाइगर को मारा तब का ये पिक्चर है जो कि इनके कॉइन्स में लगा हुआ था। सफायर है, आर्चर है जो कि इन्होंने हाथ में धनुष पकड़ा है और एक हाथ में एरो पकड़ा है। ये है कॉइन्स के बारे में। यहाँ पे जो है ये वीणा प्ले करते हुए एक कॉइन है। तो इनके टाइम पे 8 प्रकार के कॉइन्स लॉन्च हुए थे। फाइंड प्रयाग, द ओल्ड नेम ऑफ अलाहाबाद, उज्जैन एंड पाटलिपुत्र ऑन द मैप, एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द गुप्ता रूलर। ये है प्रयाग यूपी में मॉडर्न डे, फिर पाटलिपुत्र, ये पटना जिसको कहते हैं, ये बिहार का एक पार्ट है, और फिर उज्जैन एमपी में है, ये पार्ट हो गया। What is the difference between the way in which Samudragupta treated the rulers of the Aryavarth and Dakshin Path? आर्यवर्त में समुद्रगुप्त ने संपूर्ण विध्वंस करके उसको जीता था।
वहां पे उन्होंने मौका नहीं दिया किसी भी महाजनपद के राजा को रूल करने के लिए, लेकिन दक्षिण पथ के जो भी राजा थे, दक्षिण पथ के राजा ने पहले ही सरेंडर कर दिया, उन्होंने पहले ही हार मान ली, इसीलिए उनको रूल करने का मौका दिया गया। यही डिफरेंस है। ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो कि सरेंडर कर देता है उसको मारा नहीं जाता, और जिन्होंने सरेंडर नहीं किया है उनको मारा जा सकता है, ये अंतर। ठीक है। विक्रम संवत, the era beginning in the 58 BC is traditionally associated with Gupta king Chandragupta II, who had founded it as a mark of victory over the Sakas and assumed the title of the Vikramaditya. ऐसा कहा जाता है कि 58 BC में ही गुप्ता एम्पायर का रूल चालू हो गया था, जब चंद्रगुप्त II ने पहली बारी साकास को हराया था और टाइटल लिया था विक्रमादित्य का। अब ये आप सवाल का जवाब दोगे कि भारत में कितने सारे रूलर्स है जिसने विक्रमादित्य का टाइटल ग्रहण किया है। ठीक है। गेनियोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं तो समुद्रगुप्त के पिता कौन थे, समुद्रगुप्त की माता कौन थी। समुद्रगुप्त की माता का नाम था कुमार देवी, जो कि लिच्छावी गण को बिलोंग करती थी। लिच्छावी यहाँ पे बिहार के ऊपर इस जगह पे लाई करता है, लिच्छावी। ठीक है। उनकी माता का नाम था कुमार देवी और उनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त, जो कि पहले रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, जिन्होंने टाइटल लिया था महाराजा धीराज का। उससे पहले भी रूलर थे, पर उसके पापा ने ही, समुद्रगुप्त के पापा ने ही सबसे पहले वो टाइटल लिया था महाराजा धीराज का। मतलब क्या है महाराजा धीराज का? महाराज भी तो रख सकते हैं। महाराजा अधिराज का मतलब है किंग ऑफ किंग्स, राजाओं के राजा, जिस टाइटल को बाद में समुद्रगुप्त ने भी इस्तेमाल किया। समुद्रगुप्त को भी महाराजा धीराज के नाम से जाना जाता था। उनके ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर को महाराजास के नाम से जाना जाता था, जैसे श्री गुप्त हो गए या फिर चंद्रगुप्त II हो गए। इन सबको महाराजास के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये राजाओं के राजा नहीं थे, इन्होंने बहुत सारी विजय पताकाएं नहीं फहराई हैं। इट सीम्स एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस। इसका मतलब पता चलता है कि इनका जो परिवार है वो धीरे धीरे करके महत्व को उजागर कर रहा था, अपनी महत्ता बढ़ा रहा था धीरे धीरे करके। पहले राजा थे कुछ, फिर महाराज हुए, फिर महाराजा धीराज हुए। राजा वो जो जनपद को राज करते हैं, ठीक है। महाराज वो जो कि बहुत सारे जनपदों पे राज करते हैं, और महाराजा धीराज वो जो सब पे राज करता है। और समुद्रगुप्त एक ऐसे ही महाराजा धीराज थे। समुद्रगुप्त in turn figures in the genealogies of later rulers of the dynasty such as his son Chandragupta II. चंद्रगुप्त II समुद्रगुप्त के बेटे थे जिन्होंने साकास पे विजय पताका फहराई थी। We know about him from inscriptions and coins. He led an expedition to Western India where he overcame the last of the Sakas, जो कि वॉर वेज करने के लिए वेस्टर्न इंडिया गए, जहां पे उन्होंने सबसे आखिरी रूलर, साकास के आखिरी रूलर्स को हराया। ठीक है। और ये पता चलता है कि उनके कोर्ट में बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे हरिसेन से। हर्षवर्धन एंड द हर्षचरित, ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि हर्षचरित किसने लिखा था? वो बाण भट्ट ने लिखा था। ठीक है। और हर्षवर्धन थे कौन, इनके बारे में भी हमें आगे और पढ़ने को मिलेगा। तो स्तनविश्वर नाम का एक जगह है, वहां पे सबसे पहले हर्षवर्धन के पिता वो राज करते थे। ठीक है। हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। अभी हम थोड़ा सा और जानेंगे इसके बारे में। हर्षवर्धन जो कि करीबन 1400 साल पहले वहां पे राज करने लगे, वो 600 के बाद का बात है। वो भी एक कमाल के रूलर थे। उनके कोर्ट के जो पोएट थे बाण भट्ट, उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है हर्षचरित, जो कि संस्कृत में लिखा है उन्होंने। और वो उनके गायनोलॉजी के बारे में बताते हैं। गायनोलॉजी का मतलब है कि उनके पिता कौन थे, उनका बच्चा कौन था, और वो राजा कैसे बने, ये सब चीज़ों के बारे में। हुआनजांग, जिसके बारे में आपने चैप्टर 8 में पढ़ा, उसने भी हर्षवर्धन के कोर्ट में बहुत ज़्यादा समय बिताया और उन्होंने भी बहुत डिटेल्ड चीज़ें लिखी हैं उनके बारे में। हर्षवर्धन, जनरली क्या होता है कि जब राजा मरते हैं तो उनके बड़े बेटे को तख्त मिलता है, पर यहाँ क्या हुआ कि तख्त मिला उनके बड़े बेटे को जिसका नाम था राज्यवर्धन, उन्हीं को मिलना था, राज्यवर्धन को ही मिला। पर क्या हुआ कि राज्यवर्धन को छल से रूलर ऑफ बंगाल शशांक ने
मार दिया, राज्यवर्धन की हत्या हो गई। और फिर हर्षवर्धन ने तख्त लिया और उन्होंने विजय पताका फहराई पूरे नॉर्थ में। ठीक है, हर्षवर्धन जो है वो थानेसर के राजा बने। थानेसर के राजा, पहले उनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, जो कि थानेसर के पहले राजा थे। थानेसर आज के हरियाणा में बिलोंग करता है। जब उनके पिता और उनके बड़े भाई दोनों की हत्या कर दी गई, मृत्यु हो गई, तब उन्होंने, his brother-in-law was the ruler of Kannauj and he was killed by the ruler of Bengal. उनके हर्षवर्धन के माता पिता की हत्या कर दी गई। साथ ही साथ उनके साले साहब, जो कि ग्रीयवर्मन थे, रूलर ऑफ कन्नौज, उनकी भी हत्या कर दी गई बाय देवगुप्त, जो कि रूलर ऑफ बंगाल थे। हर्ष ने पूरे किंगडम पर अधिकार जमाया, जो कि कन्नौज का था, और उन्होंने बंगाल के रूलर के खिलाफ अपनी आर्मी लेकर के वहाँ पे विजय पाई। हालांकि वो ईस्ट में सक्सेसफुल थे, उन्होंने मगध को हासिल किया और फिर बंगाल को भी शायद, पर वो दूसरी जगह पर उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। दूसरी जगह कहने का अर्थ है दक्कन में। दक्कन में नर्मदा तक उनका एक बॉर्डर था, उसके पार उन्होंने एक बारी विजय पताका फहराने के लिए वो दक्कन गए, पर वो उनको हार का सामना करना पड़ा। पुलाकेशिन II ने उनको हराया और ये रूल निकाला कि आप कभी भी यहाँ पे वापस लड़ने नहीं आओगे। पुलाकेशिन II चालुक्य डायनेस्टी के कमाल के राजा थे, जिनके बारे में हमें आगे थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा। द पल्लवास, चालुक्याज एंड द पुलाकेशिन्स प्रशस्ति, इनके बारे में भी पढ़ना है। मैं आपको एक सेकंड इमेजेस अगर होगा तो मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ। ये चालुक्य किंगडम है, ये एम्पायर ऑफ हर्ष है, जहाँ पे कन्नौज है, पाटलिपुत्र है, मालवा, विदिशा, स्थानवेश्वरा। ये स्थानवेश्वरा यही एक जगह है जहाँ पे इनके पिता राज करते थे। इनके पिता के हत्या के बाद और इनके भाई के हत्या के बाद हर्ष के नाम पे जब आया तख्त, तो इन्होंने पूरा नॉर्थ को हड़पाया, पूरा नॉर्थ को जीता। पर ये जब साउथ गए चालुक्य किंगडम से लड़ने के लिए, तब इन्हें हार का सामना करना पड़ा फ्रॉम पुलाकेशिन II। पल्लवास, चेरास, पांड्यास, ये आप देख रहे हो, ये सारे साउथ के किंगडम्स थे। इनके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। द पल्लवास एंड चालुक्यास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज इन साउथ। पल्लवास और चालुक्यास जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थे साउथ इंडिया के उस समय काल के। द किंगडम ऑफ द पल्लवास spread from the region around their capital Kanchipuram to the Kaveri Delta, while that of the Chalukyas was centered around the Raichur Doab between the river Krishna and Tungabhadra। चालुक्यास का किंगडम जो है वो जनरली आज के मॉडर्न डे कर्नाटका में लाई करता है। पल्लवास जो है वो तमिलनाडु में थोड़ा लाई करता है। तो और चालुक्यास का जो किंगडम है वो रायचूर दोआब से घिरा हुआ है, जहाँ पे कृष्णा और तुंगभद्र नदी है। आईहोल जो कि चालुक्य का किंगडम था, वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बना, वो रिलीजियस सेंटर भी बना एज इन टेम्पल्स के लिए। और एक कमाल की बात मैं हर्षवर्धन की नहीं, समुद्रगुप्त के बारे में बताना भूल गया कि समुद्रगुप्त एक बुद्धिस्ट राजा थे। वो बाद में महायान में कन्वर्ट हो गए थे। कुछ दो टाइप का होता है, एक महायान होता है, एक हिनायन होता है, जिसमें कि एक में है कि आपको मूर्ति पूजन करना है और दूसरे वाले में मूर्ति पूजन नहीं करना है। हालांकि वो सबको सपोर्ट करते थे, पर ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि द पल्लवास एंड द चालुक्यास frequently raided one another's land, especially attacking the capital cities which were prosperous towns। पल्लवास और चालुक्यास एक दूसरे के जमीन को हड़पाने के लिए बार बार अटैक करते थे एक दूसरे पे। सबसे बड़े चालुक्य रूलर थे पुलाकेशिन II, जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। उनके बारे में हम उनके प्रशस्ति में पढ़ते हैं, जो कि वहाँ के कोर्ट पोएट रवि कीर्ति ने लिखा था। पुलाकेशिन II कीर्तिवर्मन I के बेटे थे। यह हमें बताता है कि उनका जो प्रशस्ति से हमें यह पता चलता है कि ऐसा नहीं था कि उनके पिता राजा थे इसलिए उनको राजा बनाया गया। उनके अंकल राजा थे मंगलेश, और उनको हरा करके पुलाकेशिन ने साम्राज्य हड़पाया था। रवि कीर्ति जो कि वहाँ के कोर्ट पोएट है, जिन्होंने प्रशस्ति लिखी है, वो कहते हैं कि उन्होंने ईस्ट कोस्ट के ऊपर और वेस्ट कोस्ट के ऊपर बहुत बड़े बड़े विजय
विजय संग्राम किए। उन्होंने हर्ष के एडवांस को भी रोका, मीन्स हर्ष जब आ रहे थे लड़ने के लिए तो हर्ष को हराया। और उन्होंने अपनी प्रशस्ति में लिखी है कि हर्ष हर्ष जो है वो वाज नो लॉन्गर हर्ष। उन्होंने ये लिखा है एक मॉकिंग वे में कि हर्ष जो है वो नो लॉन्गर हर्ष रहे, मतलब कि हर्ष का मतलब होता है खुशी। खुशी, जो खुश व्यक्ति है वो अब खुश नहीं रहा क्योंकि उसको हरा दिया है पुलाकेशिन ने। ठीक है। पुलाकेशिन ऑल्सो अटैक द पल्लवा किंग हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ द कांचीपुरम। पुलाकेशिन का जो कि चालुक्य किंग थे, जब वो पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन वन से लड़ने के लिए गए तो उनको भी हरा करके विजय हासिल करी, जो कि बाद में कांचीपुरम के दीवारों में जाकर के छुप गए थे। जो वहाँ के राजा थे महेंद्र वर्मन, जो कि हारे 617 से 618 के बीच में वो। बट द चालुक्य विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन चालुक्य का जो जीत था वो बहुत ही छोटा था, क्योंकि बोथ पल्लवास एंड द चालुक्यास gave way to new rulers belonging to the Rashtrakuta and Chola dynasty, about which you will study in class 7। क्योंकि ज़्यादा दिन तक ये डायनेस्टीज चला नहीं, या तो चालुक्य के बारे में बोले या फिर पल्लवास के बारे में बोले। हाउ वाज दिस किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड? उससे पहले एक सवाल है कि हु आर द अदर रूलर्स हु ट्राइड टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड व्हाई? अदर रूलर्स कौन थे? सतवाहना डायनेस्टी के गौतमी पुत्र थे और चोलास चेरास पांड्यास थे। वो लोग कंट्रोल चाहते थे। क्यों चाहते थे? कॉस्ट पे कंट्रोल इसलिए चाहते थे ताकि वो मिडल ईस्ट में जा सके, वो अफ्रीका जा सके, वो इंडोनेशिया जा सके, वहां से वो ट्रेड कर सके। जितना ज़्यादा व्यापार होगा उतना ज़्यादा बेहतर चीज़ बनाएंगे ना वो। इसलिए यही कारण था कि वो लोग कोस्ट पे कंट्रोल करना चाहते थे। हाउ आर दिस किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड? तो ये किंगडम को एडमिनिस्टर कैसे किया जाता था? एज इन केस ऑफ द अर्लियर किंग्स, लैंड रेवेन्यू रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर दिस रूलर्स। जो लैंड टैक्सेस लगते थे जमीन के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था उनका किंगडम को एडमिनिस्टर करने के लिए। और विलेज जो है वो बहुत ही बेसिक यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। There were some new developments as well. King routed number of steps to win the support of men who were powerful either economically or socially or because of their political and military strength। जैसे क्या होता था कि कुछ लोग जो बड़े हो जाते थे वो लोग इंडिपेंडेंट किंगडम की मांग करते थे। जैसे गांव के अगर कोई बड़े राजा है, राजा कहने का मतलब है वो जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, वो अपना एक नया साम्राज्य बनाना चाहता था, अपना एक राज्य बनाना चाहता था। सब इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडिटरी। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो है वो हेरिडिटरी होते थे, यानी कि जो बेटा है वो बन जाएगा। ठीक है, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, वैसा सिस्टम था। पोएट हरि सेन लिखते हैं प्रशस्ति में कि महादंड नायक जो था, पोएट हरि सेन जो है वो समुद्रगुप्त के किंगडम में एक चीफ जुडिशियल ऑफिसर का रोल निभाते थे, महादंड नायक, जो कि उनके पिता भी थे। और ये दर्शाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो है वो हेरिडिटरी था। समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मेनी ऑफिसर्स। कभी कभार तो कुछ लोग जो है वो कई सारे टाइप के काम करते थे। जैसे कि जो हरिसेन है वो महादंड नायक के साथ साथ कुमार आमात्य भी था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर का पोस्ट है। संधि विग्रही का भी था, जो कि मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस भी थे। Besides, important men probably had a say in local administration. This included the Nagar Shreshthi or chief banker or the merchant in the city। जो शहर में मर्चेंट थे, चीफ बैंकर थे, उनका बहुत बोलबाला था। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है नगर श्रेष्ठी, चीफ बैंकर को यही कहा जाता था। द सार्थवा और द लीडर ऑफ द मर्चेंट कैरावंस and the Pratham Kulika or the chief craftsman and the head of the Kayasts or scribes. These policies were reasonably effective, but sooner or later some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdoms। जैसा कि मैंने बताया कि ये लोग जो इंडिपेंडेंट राज्य भी खोजते थे, जो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक हेरिडिटरी ऑफिसर्स का क्या फ़ायदा और क्या घाटा है? तो फ़ायदा ये है कि उनके पिता लोग सेम काम करते हुए हैं, तो उनका एक्सपीरियंस भी है काफ़ी और वो काम को अच्छी तरीके से जानते हैं। घाटा ये है कि अगर कोई उनसे बेटर है तो पोजीशन और पावर उसको मिलना चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि कौन किसका बेटा है। अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, एक नया तरीका का आर्मी बनाया गया। कैसा आर्मी? जहाँ पे कई हजार एलिफेंट्स थे, कैरियट्स थे, रथी थे, कई घुड़सवार थे, फुट सोल्जर्स थे,
Beside these were military rulers who provided the king with troops whenever he needed them. कई सारे ऐसे मिलिट्री लीडर्स हैं जो राजा को सैनिक प्रोवाइड करते थे जब भी उनको ज़रूरत होती थी। उनको कोई भी सैलरी पे नहीं किया जाता था, जबकि उनको लैंड दिया जाता था। और यही एक बाद में एक प्रॉब्लम बना फ्यूडलिज्म का, कि जब आप लैंड देते हो तो कई लोग के पास इतना ज़्यादा लैंड हो जाता है कि वो अपना खुद का एक राज्य बनाना चाहते हैं। ठीक है, और वो राजा जिनको लैंड देते थे वो लोग उस लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, ठीक है, अलग अलग माध्यम से। और वो लोग सोल्जर्स और हॉर्सेज मेंटेन करते थे। दिस मेन, इन लोगों को सामंतास कहते थे, सामंतास। व्हेनेवर द रूलर वाज वीक, जब भी राजा जो है कमजोर पड़ जाता था तो सामंता जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट साम्राज्य बनाने का कोशिश करता था। असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम्स, द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पल्लवास, पल्लवास का इंस्क्रिप्शन बताता है कि लोकल असेंबली थे वहाँ पे, लोकल सभाएं थी जहाँ पे ब्राह्मण लैंड ओनर्स लोग आते थे, वार्तालाप करते थे इस बारे में कि कहाँ पे एग्रीकल्चरल ऑपरेशन होना है, कहाँ पे रोड बनाना है, कहाँ पे लोकल टेम्पल्स बनना है। उर नाम का एक विलेज असेंबली था, उर, ये याद रखना, उर नाम का एक लोकल असेंबली था जो कि पाया जाता है। वहाँ पे लैंड ओनर्स जो है वो ब्राह्मण्स नहीं थे, और जो नगर का जो ऑर्गेनाइजेशन था वहाँ पे सिर्फ मर्चेंट्स थे। मर्चेंट्स कौन? वो लोग जो ट्रेडिंग करते थे। एंड इट इज़ लाइकली दैट दिस असेंबलीज वर्क, और ये पता चलता है कि वो लोग जिनके पास लैंड ज़्यादा था और मर्चेंट्स जहाँ पे थे वो लोग इस असेंबली को कंट्रोल करते थे। जैसा वो लोग कह देते थे काम वैसा ही होता था। ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स, हम लोग ऑर्डिनरी पीपल के बारे में बहुत कम कहा गया है, लेकिन उसके बारे में कहीं ना कहीं तो है। जैसे कि कालिदास का लिखा हुआ किताब में जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, एक इंटरेस्टिंग बात लिखा हुआ है कि राजा जो है और ब्राह्मण लोग हैं वो लोग प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, वेर एज जो आदमी और औरत है वो लोग संस्कृत का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जिसमें एक जो उन्होंने किताब लिखा है विज्ञान शकुंतलम, उसमें दुष्यंत और एक जवान लड़की शकुंतला की कहानी के बारे में बताया गया है। इसके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अ फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग, कहानी मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो दुष्यंत जो है वो हस्तिनापुर के राजा थे। हस्तिनापुर कौन सा जगह? वहीं जहाँ पे धृतराष्ट्र थे, जहाँ पे क्या नाम था उनका, भीष्म थे, ठीक है, जहाँ पे शांतनु थे। तो दुष्यंत जो है वो हस्तिनापुर के राजा थे। वो एक बार जंगल में विचरण करते करते एक आश्रम जा पहुंचते हैं जहाँ पे एक मुनि से मिलते हैं। मुनि कहते हैं कि आप रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, पता नहीं क्यों। तो दुष्यंत वहाँ पे रुकते हैं। दुष्यंत देखते हैं कि कुटिया से एक महिला बाहर आती है जिनका नाम होता है शकुंतला, बहुत ही खूबसूरत। तो दुष्यंत उनको देख करके पहले तो रिझ जाते हैं, मोह जाते हैं। तो वो पूछते हैं कि आप कौन? तो बताती हैं कि वो महर्षि कणु, जिनका वो आश्रम है, उनकी पुत्री हैं। तो महाराज कहते हैं कि लेकिन उनकी तो कोई भी पुत्री नहीं है, क्योंकि वो तो आजीवन ब्रह्मचर्य का सपने लेकर के हैं। तो बताती हैं शकुंतला कि वो विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है। क्योंकि मेनका ने उनका त्याग किया है, इसलिए महर्षि कणु ने उनको शकुंत नाम का एक पक्षी के छाया में जब उनको पाया था तभी उनको उठा करके अपने पास पाला है और उनका नाम रखा शकुंतला। ठीक है, ये बात जानने के बाद, ये स्पष्टता सुनने के बाद बहुत ही खुश हो जाते हैं राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत उनको बोलते हैं कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे? तो शकुंतला कहती हैं कि मैं कैसे कर लूँ, अभी तो महर्षि कणु भी नहीं है। शकुंतला को भी वो पसंद आ गए थे, पर वो बताते हैं कि हम गंधर्व विवाह कर सकते हैं, जब वो आ जाएंगे तो मैं आपको लेने आ जाऊंगा। तो उन लोग काफ़ी समय तक अपना समय बिताते हैं एक दूसरे के साथ, और उसके बाद फिर राजा जो है वो वापस हस्तिनापुर चले जाते हैं, ये कह करके कि जब महर्षि आ जाएं तो आप आ जाना। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि शकुंतला प्रेग्नेंट हो जाती हैं। महर्षि कणु जब आते हैं तो महर्षि कणु को वो सारी बातें बताती है शकुंतला, और शकुंतला ये बताती हैं कि अब मुझे जाना होगा। तो महर्षि भी कहते हैं कि आपका विवाह तो हो गया, तो आप चले जाओ। तो उनको महर्षि कणु शकुंतला को 4 ब्राह्मण शिष्य और प्रियवंता के साथ भेजते हैं। रास्ते में विश्राम करते वक्त जब शकुंतला सरोवर में अपना हाथ डालती हैं तो उनके उंगलियों में
एक रिंग होता है जो कि उनके उंगली से फिसल करके सरोवर में गिर जाता है और उसे एक मछली निकल जाती है। इससे पहले क्या हुआ होता है कि महाराज दुष्यंत जब शकुंतला से को छोड़ करके आ रहे होते हैं रास्ते में, तो उन्हें एक ऋषि का श्राप मिलता है कि तुम अपनी सबसे प्यारी चीज भूल जाओगे। तो महाराज दुष्यंत उनको भूल चुके होते हैं। जब शकुंतला पहुंचती है हस्तिनापुर, तो उनको मानने से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं महाराज। वो कहते हैं कि आपको नहीं जानता मैं। तो शकुंतला चुपचाप वहां से चली जाती हैं। कई वर्ष गुजरने के बाद एक मछुआरा एक मच्छी को मारता है और उसको काटते वक्त उसके गले से सोने की अंगूठी मिलती है और वो सीधा लेकर के सुनार के पास जाता है। सुनार को उसमें लिखा हुआ दिखता है महाराज दुष्यंत, और महाराज दुष्यंत की वो अंगूठी को वो सोनार दे देता है कोतवाल को। कोतवाल जब लेकर के आता है महाराज दुष्यंत के पास, तो महाराज दुष्यंत उसे याद नहीं कर पाते हैं, पर जैसे ही वो उसे छूते हैं तब उन्हें सब कुछ याद आ जाता है, शकुंतला की कहानी सब कुछ। वो कई जगह ढूंढते हैं शकुंतला को, पर नहीं मिलती हैं वो। तो महाराज दुष्यंत जब एक वॉर हो रहा होता है राक्षसों और भगवान के बीच में, तो महाराज दुष्यंत भी उस वॉर में पार्ट लेते हैं इंद्र की ओर से। और जब वो विजय करके जब जा रहे होते हैं आसमान से, तो वो देखते हैं एक सुंदर खूबसूरत बालक को जो शेर से लड़ रहा होता है। महाराज दुष्यंत रुकते हैं, उस बच्चे को गोद पर उठाते हैं। तभी प्रियमदा देख लेती है और प्रियमदा चिल्ला करके शकुंतला को बुलाती है और शकुंतला देखती है। और राजा को भी याद रहता है कि वो शकुंतला है, तो राजा दुष्यंत शकुंतला को लेकर के वापस हस्तिनापुर चले जाते हैं और उस बच्चे का नाम होता है भरत, जिसके नाम से आज भारत को हम जानते हैं। यही कहानी है महाराज दुष्यंत और शकुंतला का। चाइनीज पिलग्रिम फाहियान नोटिस करते हैं इस चीज को कि उस राज्य में अछूत और छूत का खेल भी था। ठीक है, कोई भी मार्केट में अगर आदमी मार्केट में घुसता था, कोई भी ऐसा आदमी जो कि पिछड़ी जाति को बिलोंग करता है, वो जब मार्केट में घुसता था, वो तो एक लकड़ी लेकर के स्ट्राइक करता था जमीन पे, आवाज करता था ताकि लोगों को पता चल जाए कि यह अछूत है और कोई भी इसे छुए ना। किंग्स का आर्मी के बारे में ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाण भट्ट बताते हैं कि जब वो लोग आर्मी लेकर के चलते थे तो पूरा ऐसा लगता था कि पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने निगल लिया। ठीक है, हरिसेन कंपोज्ड प्रशस्ति इन प्रेज ऑफ द गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी ना, गलत है ना भाई साहब? कैसे गलत है? तो उन्होंने लिखा था हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में 12 रूलर्स इन द दक्षिण पथ, शायद सही है। तक्षशिला एंड मदुराई वर इंपॉर्टेंट सेंटर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द गुप्ता, गलत। पाटलिपुत्र था। आयोल इज द कैपिटल ऑफ द पल्लवास, नहीं। चालुक्यास। लोकल असेंबलीज फंक्शंस फॉर सेवरल सेंचुरीज इन साउथ इंडिया, कहने के तो सही बात है। 3 ऑथर्स हु रोट अबाउट हर्षवर्धन, 3 का तो नहीं पता, एक पता है कि हर्षचरित पता है। What changes do you find in the army at this time? कैवलरीज है, एलिफेंट्स है, फूट सोल्जर्स है, फिर आपको अलग से मिलिट्री असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है लोकल मिलिटेंट्स के द्वारा। What were the new administrative arrangements during this period? ये सब का जवाब आप दे देना, कोई भी डाउट होगा ज़रूर पूछना। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और ये भी बताना कि कहानी कैसे लगी दुष्यंत और शकुंतला का। ओके।